नमस्कार साथियों, गुरुकुल क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप अपने घरों में इस विकट परिस्थिति में बैठकर जो गुरुकुल संस्थान के संचालक श्रीमान भारमल जी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है, निःशुल्क ऑनलाइन क्लासें आप सभी के लिए ऑनलाइन क्लासों का आयोजन करवाया है। उन क्लासों के माध्यम से आप घर बैठकर अपनी जो तैयारी, जो भी आप कंपटीशन आने वाले एग्जाम है, उन सब की आप तैयारी कर रहे हो। हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी पूरी गुरुकुल क्लासेस की जो टीम है वो सब आपके साथ खड़ी है इस विकट परिस्थिति में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। इसी उम्मीद के साथ हमारी जो पिछली क्लासें थी, जिसमें हम लोगों ने पहला तो पढ़ा था संविधान सभा के बारे में, कि संविधान सभा का पहला पार्ट आप लोगों ने देखा होगा। आपका बहुत प्यार और सहयोग रहा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। फिर हमने पढ़ा था प्रस्तावना के बारे में, कि प्रस्तावना के संदर्भ में हम लोगों से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चर्चा हमने की थी। अब देखिए साथियों, इसी में जो हमारी आज जो 5वीं क्लास है, उस क्लास में जो हम टॉपिक जो हम महत्वपूर्ण टॉपिक ऐसे बोल सकते हैं, जिसमें ज़्यादातर ऐसा है एग्जाम में क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन गलत हो जाते हैं, तो उसको आप बहुत ही सरल तरीके से समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और इसलिए आपको एक ही काम करना है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना, क्योंकि यदि आप बीच बीच में से ऐसे कट करते जाओगे तो पहले क्या पढ़ा वो तो आपकी समझ में आएगा नहीं, और जो हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं वो भी तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको पूरा वीडियो देखना है, और साथ में आपको क्या करना, आप सभी को पता ही है, शेयर करना, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिल जाए, लाभ मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा आज का नया टॉपिक है अनुसूचियां। कौन सा? अनुसूचियां। अब देखो दोस्तों, जब हमने संविधान सभा वाला पार्ट पढ़ा था, उस संविधान सभा के पार्ट में हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो हमारा भारत देश का संविधान है, कौन सा? भारत का संविधान। जो भारत का संविधान है, आप सब लोगों को पता है 26 जनवरी 1950 को कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, और 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हो गया था, तैयार, ऐसे बोल सकते हैं कि अंगीकृत किया गया। तो दोस्तों, जब 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था, क्या हुआ था? लागू हुआ था। जब ये लागू हुआ था तो उस समय आपको पता है कि मूल संविधान में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे। तो दोस्तों, जब ये देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो ये जो लागू हुआ संविधान था, यानी कि मूल संविधान में बोल सकते हैं, जो मूल संविधान था, इस मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? तो मूल संविधान में जो अनुच्छेद लागू हुए थे कितने? 395 अनुच्छेद। कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395। फिर पूछा जाता है कि मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग। फिर कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी साथी। कितनी थी? 8। अब देखो, जो अनुच्छेद हैं ये तो लगभग बढ़ते ही गए हैं, और वर्तमान में यदि देखा जाए तो लगभग 475 के आसपास अनुच्छेद है, और भाग की बात करें तो 25 के लगभग क्या है, वर्तमान में भाग है।
और अनुसूचियां वर्तमान में कितनी है तो 12। कितनी है साथियों? वर्तमान में 12। यदि आपसे पूछने वाला इस तरीके से पूछ ले कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो वहां पर पहले आपको क्या करना है, चारों के चारों ऑप्शन देखने, क्योंकि वो पहले ही ऑप्शन 12 देगा और हम क्यों हो, हमारा तो राइट होने वाला है, तो इस तरीके हम पीछे रह जाते। तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है कि वो मूल का पूछ रहा है या वर्तमान का पूछ रहा है। यदि वर्तमान का पूछे तो 12, और यदि मूल का पूछे तो कितना बताओगे आप? 8 बताओगे। कितने बताओगे? 8 अनुसूचियां। तो दोस्तों हम जो आज पढ़ रहे हैं आपको अभी पता चल गया किसके बारे में? अनुसूचियों के बारे में। किसके बारे में? अनुसूचियों के बारे में। अब देखो अनुसूचियां जो 12 के बारे में वो हम आराम से पढ़ेंगे एक एक सरल तरीके से। और यदि आपने वीडियो पूरा देख लिया शुरू से लेकर अंत तक, तो एक ही वीडियो में सारी की सारी अनुसूचियां हैं जो आपको याद हो जाएगी। अब देखो वर्तमान में कितनी है अनुसूचियां? वर्तमान में पूछ ले तो कितनी बताओगे? 12। और मूल संविधान में कितनी थी तो 8 थी। अब देखो जो 12 है, इस 12 की 12 हमें समझनी रटनी नहीं है। अब देखो पहली अनुसूची, अब देखो इस पहली अनुसूची में क्या लिखा गया, आराम से समझना है। पहले सबसे पहले जैसे कि हमारा जो भारत देश है, कौन सा देश है? भारत देश। तो भारत देश के अंदर राज्य भी है और क्या है? केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो सबसे पहली चीज तो वही आ जाती है। तो पहली अनुसूची में हमें क्या ध्यान रखना है कि किसका उल्लेख है, तो किसका बताओगे? राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख। किसका उल्लेख है? राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो पहली अनुसूची। अब आपसे पूछ ले कि पहली अनुसूची में क्या लिखा गया है, किसका उल्लेख किया गया है, तो आप क्या बताओगे? पहली अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों का, क्योंकि जो भारत देश है सबसे पहले आपको पता है इसी के बारे में कि भाई भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो सामान्य जानकारी वो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले पता होने इसका मतलब सबसे पहली अनुसूची में किसका उल्लेख है? राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों का। अब देखिए दोस्तों, अब अगली है दूसरी अनुसूची। कौन सी है? दूसरी अनुसूची। और दोस्तों जो दूसरी अनुसूची है, इस दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? सबसे पहला, अब मान लो हमने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों का क्या कर लिया? उल्लेख कर लिया। तो अब इनकी सुरक्षा के लिए ऐसे मानकर हमें क्या करनी? अनुसूचियां बहुत सरल तरीके से याद करनी है। तो उसी तरीके से हमें नॉर्मल शब्दों में याद रखना है ताकि हमारा कोई भी अगले एग्जाम उसमें क्वेश्चन आए तो हमारा गलत ना। तो अब देखो पहली में तो हमने राज्यों का निर्माण कर लिया और केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख कर लिया, राज्यों का उल्लेख कर लिया। तो अब इन राज्यों का और केंद्र शासित क्षेत्रों का जो जिम्मेदारी है उसके या इसमें प्रशासन चलाने के लिए हमें क्या अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी? क्या करनी पड़ेगी? अधिकारियों की नियुक्ति। और जब अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी तो आप सभी को पता है कि अधिकारियों को क्या देना पड़ेगा? पेमेंट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? वेतन। क्योंकि हर महीने की 1 तारीख आती है, वो तो सीधे अकाउंट चेक करेंगे कि आया या नहीं आया। तो अब दूसरा जो हमने प्रशासन चलाने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया है, तो उनके किसका उल्लेख है? वेतन भत्तों का। किसका उल्लेख साथियों? वेतन भत्तों का उल्लेख।
ठीक है। अब वेतन भत्तों का उल्लेख है कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 2 में किसका उल्लेख है? वेतन भत्तों का। अब सबसे पहला काम हमने कर लिया कि राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों का जो उल्लेख है वो पहला कर लिया। फिर दूसरा हमारा काम कौन सा हो गया कि प्रशासन चलाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है? पदाधिकारियों या विभिन्न अधिकारियों को नियुक्त किया है। तो जब अधिकारियों को नियुक्त किया है तो बिना तनख्वाह तो कोई रहेगा नहीं, तो इसलिए हमने क्या कर लिया? उनको वेतन दिया। क्या दिया है? तो वेतन भत्तों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में हो जाएगा? अनुसूची 2 में। फिर अगला देखिए तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची, अब जो तीसरी अनुसूची है, इस तीसरी अनुसूची में हमने देखो वेतन तो दे दिया, इनको क्या कर दिया? वेतन तो दे दिया। जब इनको वेतन दे दिया है तो फिर हमें इनके प्रति हमें कैसा पता चलेगा कि ये जो इनको हमने काम सौंपा है राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के मध्य प्रशासन का, ये उनको सही तरीके से संचालित कर रहे हैं? हमें उन पर भरोसा कैसा हो, इसलिए हमें क्या करना? उनको शपथ दिलवानी। क्या करनी है? तीसरा हमारा काम कौन सा रहेगा? शपथ दिलवाना। तो शपथ का उल्लेख, किसका उल्लेख? अब देखो कई बार यहां से जो क्वेश्चन आता है अक्सर वहीं पर क्या कर जाते हैं? मात खा जाते हैं। अब यहां से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है वो ध्यान से देखो। अब तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख, तो अब आपको पता होना चाहिए किन किन की शपथ का उल्लेख है और किन किन के शपथ का उल्लेख नहीं है। तो एक चीज याद, यहां पर आप याद रखिए, एक तो राष्ट्रपति और जो दूसरे हैं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तीसरे हैं राज्यपाल। इन तीनों को छोड़कर, बात समझ रहे हो आप? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको छोड़कर अन्य सभी, इनको छोड़कर अन्य सभी, बात आई समझ में? यदि आपसे पूछ लिया जाए, अब देखो इनको छोड़कर कैसे, एक बार फिर से समझो। जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, इन तीनों की जो शपथ का प्रावधान है इन्हीं के अनुच्छेदों में, इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है, जब हम आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के बारे में, तब हो जाएगी इनके बारे में फुल चर्चा। तो अब देखो आपको यहाँ से ये याद रखना, तीसरी अनुसूची में आपको 3 चीज याद रखनी है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों को छोड़कर बाकी जितने भी शपथ ली जाती है, जैसे प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, महान्यायवादी हैं, ठीक है, जितने भी हैं उन सब की शपथ का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची 3। जैसे जो राष्ट्रपति हैं, इनसे संबंधित शपथ का उल्लेख इनके अनुच्छेद 60 में किया गया। जैसे राज्यपाल हैं तो इनसे संबंधित जो शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 159 में किया गया, ठीक है। तो इन तीनों का जो शपथ का उल्लेख है इन्हीं से संबंधित अनुच्छेदों में किया गया है। बाकी इन तीनों को छोड़कर यदि आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री के शपथ का उल्लेख संविधान के या संविधान में कहां पर मिलता है, तो वहां पर आपको अनुच्छेद में दिए रहेंगे प्रधानमंत्री से संबंधित, तो वहां पर उनकी शपथ का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि उनकी शपथ का प्रावधान किस में किया गया? 23 अनुसूची। तो हमें क्या, हमारा जो क्वेश्चन आएगा उसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 अनुसूची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23 अनुसूची, ठीक है। तो एक बार पहला काम हमारा क्या हो गया? सबसे पहला कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला काम हमारा यही है कि हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि हमारे देश में राज्य कितने और केंद्र शासित प्रदेश कितने।
फिर दूसरा जो हमारा काम आता है, दूसरा हमारे यही काम आता है कि जो हमने राज्य, जो हमारे राज्य हैं, ये जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उन राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के अंदर प्रशासन चलाने के लिए आप देखो, अब ऐसे खुले छोड़ दिए जाए कि कोई प्रशासन नहीं है भाई, कोई भी प्रशासन नहीं है, तो क्या देश रहेगा? नहीं रहेगा। तो वही चीज है, प्रशासन चलाने के लिए विभिन्न अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी, और अधिकारियों की जरूरत है तो उनको नौकरी दी है, तो नौकरी दी है तो बदले में उनको क्या देना पड़ेगी? वेतन तो देना ही पड़ेगा। तो दूसरा हमारा काम कौन सा हो गया? वेतन भत्तों का। अब वेतन भत्तों का हो गया, हमने दे दिया, चलो जितना वेतन भत्ता था हमने दे दिया, लेकिन हमें यह भी तो पता चलना चाहिए कि जो हमने इनको काम सौंपा है वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसका भी तो हमारे पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। तो उसका प्रूफ हमारे कौन सी अनुसूची है? 30वीं अनुसूची, यानी कि इसमें किसका उल्लेख है? शपथ का। अब शपथ का उल्लेख 30वीं अनुसूची, यानी कि 3 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों को छोड़कर बाकी जिसका भी नाम लिखी देगी इससे संबंधित शपथ का उल्लेख कहां पर मिलेगा? तो आप सीधा क्या बताओगे? 30वीं अनुसूची। क्या बताओगे? 30वीं अनुसूची बताओगे। अब देखो, इसके बाद अगली जो हमारी अनुसूची है नंबर 4, चौथी अनुसूची, कौन सी? चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची। अब देखिए, चौथी अनुसूची में 3 काम तो हमारे हो गए, आप सभी को पता भी है कि 3 काम हमने कर लिए। अब जो हमारा चौथा काम आता है, अब जो चौथा काम आता है कि जो हमने राज्य वगैरह बना लिए, क्या बना लिए? पहला काम ही क्या था? हमने राज्यों से संबंधित। अब उन राज्यों को हमने बना लिया है, तो वहां पर प्रशासन चलाने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे? मंत्रियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। किसकी? मंत्रियों की। और मंत्री यानी कि सीटें, क्या? सीटें। अब सीटें कौन सी? संसद की आपको पता है 2 सदन है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो यहाँ पर चौथी अनुसूची में हमें किसकी सीटों के बारे में? कि राज्यसभा के अंदर, कौन सी सभा के अंदर? राज्यसभा में। अब देखो ध्यान से समझ, राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, क्या है? क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। समझिए दोस्त, चौथा काम सीटों का आवंटन। किसका आवंटन? एक शब्दों में सीधा सा याद रख लो आप, किसका आवंटन? सीटों का आवंटन। ठीक है। अब सीटों का आवंटन, सीटें किसकी होंगी भाई? राज्यसभा की होगी। किसकी होंगी? अब राज्यसभा की सीटों के अंदर राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को क्या मिलना चाहिए? प्रतिनिधित्व। आपको पता है लोकसभा के अंदर हमारे कितनी सीटें हैं? 25। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें। तो 10 सीटें हैं, कौन से अनुसूची के आधार पर? नंबर 4। कौन सी? चौथी अनुसूची। समझ लो। अब देखो, ये तो प्रतिनिधित्व हो गया, और आप यदि इसको सरल तरीके से याद रखना चाहते हो कि चौथी अनुसूची में क्या है, तो आप क्या ऐसा कर लो कि भारतीय प्रशासन चलाने के लिए हमें क्या करना है? मंत्री बनना है। क्या बनना है? मंत्री बनना। और मंत्री बनने के लिए हमें कितनी सीटें चाहिए भाई? 4 सीटें चाहिए। कितनी सीटें चाहिए? 4 सीटें चाहिए। तब 4 सीटों से आप समझ आना कौन सी अनुसूची? चौथी अनुसूची।
यदि ऐसा कोई प्रतिनिधित्व या राज्यसभा के सीटों का आवंटन इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप समझ आना कौन सी अनुसूची होगी। 4, आपको मंत्री प्रशासन चलाना है। प्रशासन चलाने के लिए आपको क्या बनना है? मंत्री बनना है। और मंत्री बनने के लिए आपको कितनी सीटें चाहिए? 4 सीटें। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। अब अगला देखिए आप, अगली जो हमारी अनुसूची है 5वीं अनुसूची। कौन सी? 5वीं अनुसूची। अब इस 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो सीधा सरल अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति। समझ रहे? 5वीं में किसका उल्लेख है? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का जो क्षेत्र है क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। किसका उल्लेख है? क्षेत्रों के प्रशासन का। समझ? 5वीं में क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं वहां पर प्रशासन किस तरीके से चलेगा उससे संबंधित प्रावधान किया गया। कौन सी अनुसूची में? 5वीं। कौन सी में? 5वीं अनुसूची। अब देखिए दोस्तों, अगली जो हमारी अनुसूची है कौन सी? अनुसूची 6, यानी कि 6ठी अनुसूची। ठीक है। अब 6ठी अनुसूची, तो आपको एक काम करना। क्या करना? एक काम करना। आपको जो 6 तारीख है, कौन सी तारीख? 6 तारीख। आपको 6 तारीख को क्या करना है? भारत के 4 राज्यों में घूमने के लिए जाना है। क्या करना है? घूमने के लिए जाना। पहला राज्य असम, दूसरा मिजोरम, तीसरा मेघालय, त्रिपुरा। कौन सा हो जाएगा? असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। इन 4 राज्यों में आपको घूमने के लिए जाना। क्या करना है? अभी तो लॉकडाउन, अभी तो कहीं नहीं जाना, अभी तो घर बैठकर सीधे क्या करना है? क्लासों का आनंद लेना है और अपनी जो आगे तैयारी है उसको मजबूत करना है। लेकिन जैसे लॉकडाउन हटे उसके बाद आपको क्या करना है? 6 तारीख। कौन सी तारीख को? 6 तारीख को। 6 तारीख को आपको भारत के 4 राज्यों में घूमने के लिए जाना है। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। किसमें जाना है? असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। इन 4 राज्यों में आपको क्या करना है? घूमने के लिए जाना। समझ गए? अब जब आप घूमने के लिए जाओगे तो सब साथ ही जाओगे। क्या करोगे? जब आप 6 तारीख को घूमने जाओगे तो सब क्या करोगे? साथ साथ जाओगे। साथ से आपको याद रखना, साथ ही अगली जो हमारी अनुसूची है कौन सी? 7वीं अनुसूची। अब 7वीं अनुसूची आपको क्या करना है? 6 तारीख को घूमने जाओगे भारत के 4 राज्यों में, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में। ठीक है। अब ऐसे भी आप 4 राज्यों की ट्रिक भी यदि देखो तो अ, मी, मैं, त्रि,
ठीक है। अम्मी मैत्री, अम्मी मैत्री, 6 तारीख को अम्मी मैत्री, यानी कि असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। फिर आप 6 तारीख को जाओगे, सब साथ जाओगे, मतलब सब साथ में ही तो जाओगे। और आपको पता है जब साथ में जाओगे तो ज्यादा, जब आप साथ में रहोगे तो आपके बीच क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जब ज्यादा आप साथ रहोगे तो जब ज्यादा आप साथ रहोगे तो क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। और जब लड़ाई होगी तो आप सभी को पता, लड़ाई हो जाने के बाद सीधा क्या होता है, बंटवारा होता है। क्या होता है, बंटवारा होता है। तो 7वीं अनुसूची में आप 6 तारीख को घूमने गए, साथ से आपको 7वीं अनुसूची, और 7वीं अनुसूची में आपको क्या याद रखना है, लड़ाई हो गई। और जब लड़ाई हो गई तो फिर क्या हो जाएगा, आपका बंटवारा हो जाएगा। अब बंटवारा किसका होगा, तो 7वीं अनुसूची में उल्लेख है केंद्र सरकार व राज्य सरकार। कौन सी, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारा का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में है, तो अनुसूची 7 में। आपको बहुत ही आसान तरीके से याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब आप साथ रहोगे, जब ज्यादा साथ रहोगे तो क्या होगी, भाई लड़ाई होगी। कई बार होता है, सीधी सी बात है, इसमें कोई ऐसी गलत बात है नहीं। जब ज्यादा साथ रहोगे तो लड़ाई होगी तो क्या होगा, बंटवारा होगा। बंटवारा किस किस के मध्य हो रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा का उल्लेख है संविधान की कौन सी अनुसूची में मिलता है, अनुसूची 7 में। अब उल्लेख मिलता है, तो अब बंटवारा किस तरीके से, अब बंटवारा किस तरीके से है, तो अब देखो इस 7वीं अनुसूची में क्या है, 3 सूचियों का उल्लेख है, 3 सूचियां। कई बार आपसे ऐसा ही पूछ लिया जाए कि संविधान में जो 3 सूचियां हैं उनका उल्लेख हमें कौन सी अनुसूची से प्राप्त होता है। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में कितनी, 3 अनुसूचियों का उल्लेख मिलता है। अब 3 कौन कौन सी, सबसे पहला देखो आप, जो 1 नंबर है संघ सूची। कौन सी, संघ सूची। दूसरी है राज्य सूची। टेक्निकल टीम यहां तक लिखा हो दिख जाएगा, ठीक है, ओके, मैं ऊपर लिख देता हूं, कोई बात नहीं। तो देखिए साथियों, 2 तो 1 सेकंड, पूरी की पूरी आपको एक साइड लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आसानी रहेगी। अब 3 सूचियां, ठीक है, कितनी, 3, जिसका उल्लेख कहां पर मिलता है, 7। जो मैं यहां लिख रहा था वो यहां लिखा, समझ रहे हो, यही की चीज वहां लिखा ताकि आपको समझने में आसान। अब पहले जो है कौन सी, संघ सूची। दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी जो आती है वो कौन सी आती है, समवर्ती सूची। पहली, दूसरी और तीसरी। अब देखो, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन 3 सूचियां जो हमारे संविधान में उल्लेखित है, और इनका उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया था, अनुसूची 7 के अंदर 3 सूचियों का, पहली संघ सूची,
राज्य सूची और समवर्ती सूची। सम सूची जिस पर केंद्र सरकार को क्या है, अधिकार है, यानी कि इस सम सूची के अंदर जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो केंद्र सरकार को। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, संघ यानी कि संघ सरकार। राज्य सूची का राज्यों की जो सरकारें होती उनको कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। समवर्ती, सम का सम्मान, सम का मतलब क्या होता है, सम्मान, ऐसे समझ लो आप, सम का मतलब सम्मान, यानी कि सम्मान, तो सम्मान रूप से यानी कि संघ यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या कर सकती है, कानून का निर्माण कर सकती है। कौन सी सूची में, समवर्ती सूची। अब देखो समवर्त जो केंद्र सूची है, केंद्र सरकार की जो संघ सूची है, उसमें पहले 97 विषय, कितने थे, 97। अब वर्तमान में कितने विषय हैं, 100 विषय। वर्तमान में कितने हैं, 100 है। अब ये जो राज्य सूची है इसमें पहले 66 थे, वर्तमान में कितने विषय हैं, 61 विषय हैं। कई बार आपसे विषय को लेकर भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है। अब समवर्ती सूची में पहले 47 थे, वर्तमान में कितने हैं, 52। वर्तमान में कितने हैं, 52। तो एक बार वापस, संघ सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार को हो, और उसमें पहले 97 विषय थे और वर्तमान में 102 से ये राज्य सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है, तो उसमें पहले 66 विषय थे और वर्तमान में 61, और समवर्ती सूची 47 और वर्तमान में 52 विषय। समझ के साथियों, तो इन सूचियों का उल्लेख किस में मिलता है, 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची में मिलता है, 7वीं। अब देखो इसके बाद जो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण हमने पढ़ा था कि मूल संविधान में, कौन से में, मूल संविधान में। तो मूल का अर्थ आते ही आपको कौन सी तारीख याद रखनी है, 26 जनवरी 1950 है। कौन सी याद रखनी है आपको, 26 जनवरी 1950। जहां कहीं भी आप मूल नाम देखो, मूल का मतलब वही है, कौन सी तारीख याद रखोगे, 26 जनवरी 1950 पर। अब देखिए अगली जो हमारी अनुसूची है 8वीं, कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची। अब साथियों जो ये 8वीं अनुसूची है, इस 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची में किनका उल्लेख किया। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी, तो 8। अब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख। कितनी, 22 भाषाओं का उल्लेख। कितनी भाषाओं का, 22 भाषाओं का। कौन सी में, 8वीं अनुसूची। अब 22 भाषाएं, तो मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, यहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन पूछ ले जाए कि 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कुल कितनी भाषाएं थी, तो 8वीं अनुसूची में मूल रूप से जो भाषाएं थी वो थी 14 भाषा। समझ रहे हो ना, मूल रूप से भाषाएं। तो देखो साथियों, यदि आपसे पूछ जाए कि मूल रूप से भाषाएं कितनी थी, तो आप क्या बताओगे, 14 भाषा। कितनी थी, 14 भाषाएं मूल रूप से थी। अब मूल रूप से यदि आपसे पूछे कि वर्तमान में कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा, 22। और मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 14 भाषाएं थी। अब 14 भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी कौन कौन सी, ठीक है। तो देखो असमिया, ठीक है, बांग्ला,
संस्कृत, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी, मराठी, उर्दू, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु, कौन सी? तेलुगु, गुजराती और हिंदी। कौन सी थी दोस्तों? हिंदी। ठीक है, अब वापस समझो 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख। किसका उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख। अब 22 भाषाएं तो वर्तमान में है, 22 भाषाएं वर्तमान में है। तो मूल रूप से कुल कितनी भाषाएं थी? तो मूल रूप से कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अब 14 कौन कौन सी? असमिया, बांग्ला, संस्कृत, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी, मराठी, उर्दू, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु, गुजराती और हिंदी। ये 14 भाषाएं मूल रूप से थी। अब मूल रूप से, और मैंने कहा था मूल शब्द देखते आपको कौन सी तारीख? 26 जनवरी 1950 वाली याद रखनी। तो 26 जनवरी 26 जनवरी 1950। इस 26 जनवरी 1950 के अंदर जो मूल रूप से अनुसूचियां थी वो कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? 8। और 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी? 22 भाषाओं का उल्लेख। और मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं जो आपके सामने। अब देखो साथियों, अब ये 14 थी तो फिर इसके बाद कितनी जोड़ी गई? तो देखो मूल रूप से 14 थी, 14 के बाद एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी। कौन सी? सिंधी। हम चर्चा करेंगे कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा। एक बार आप थोड़ा सा समझ लो। 14 के बाद कितनी भाषा जोड़ी? एक के बाद कितनी जोड़ी? 3। और 3 के बाद कितनी जोड़ी? 4। 14 और 1 15, 15 3 18, 18 और 4 22। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। और ये जो 14 है मूल रूप से आपके सामने है। अब जो हमें पढ़ना है, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो हमें याद रखना 14 के बाद 1, फिर 3, फिर 4। तो अब देखिए साथियों, इसके बाद कौन कौन सी जोड़ी गई थी? अब देखो, जो 15वीं भाषा के रूप में जिसे जोड़ा गया था, 15वीं भाषा के रूप में जिसे जोड़ा गया था, वो एक संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन। और ये हुआ था
1967। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन, और इसके द्वारा कितनी भाषा जोड़ी गई? मैंने आपको बताया था 14 के बाद 1 फिर 3 फिर 4। तो अब कितनी भाषाएं जोड़ी गई? तो इसमें कितनी भाषा जोड़ी गई? एक भाषा जोड़ी गई थी। क्या हुआ? एक भाषा जोड़ी गई। अब एक भाषा कौन सी जोड़ी गई? यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची में लिखित भाषाओं में से 15वीं भाषा कौन सी थी? तो ऐसा भी पूछ लिया है कि 15वीं भाषा की यदि हम बात करें तो एक भाषा जोड़ी गई, वो भाषा थी सिंधी भाषा। कौन सी थी? सिंधी। ये सिंधी भाषा थी जो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई, और यही क्या थी? 15वीं भाषा थी। कौन सी थी? 15वीं भाषा यही थी। अब देखो, इसके बाद एक संविधान संशोधन और होता है, वो होता है 71वां संविधान संशोधन। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन। और ये 71वां जो संविधान संशोधन है ये हुआ था 1992। कब हुआ था? 1992 के अंदर ये संविधान संशोधन हुआ था, और इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3 भाषाएं। 3 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 3 भाषाएं जोड़ी गई। अब 3 भाषाएं कौन कौन सी, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाए कि 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, या निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मूल अनुसूची जो 8वीं अनुसूची थी उसमें मौजूद थी? तो वो जो 14 हमने पढ़ी थी वो मूल रूप से थी। अब ये सिंधी भाषा तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी, और 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3 भाषाएं जोड़ी गई। अब 3 भाषाएं कौन कौन सी, तो इसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखो आप, कोंकणी। कौन सी भाषा? कोंकणी। दूसरी मणिपुरी, और तीसरी नेपाली। ये 3 भाषा जोड़ी गई थी। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी। अभी हम कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची हमारी चल रही। एक बार वापस देखिए, 21वां संविधान संशोधन 1967 जिसके द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा। और 71वां के द्वारा कौन सी जोड़ी गई थी? 71वां संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा कितनी भाषाएं? 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। अब देखो, 14 और 1 15, 15 और 3 कितनी हो गई हमारे? टोटली 18 भाषाएं तो हमारी हो गई है, और 18 भाषाओं के बारे में हमने अभी तक पढ़ लिया। अब 18 भाषाओं के बारे में हमने पढ़ लिया, फिर पीछे हमारी कितनी भाषाएं? 4 बची। कितनी बची हैं? 4 बची। अब देखो, आप इन जो 3 भाषाएं इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, कॉमन। कैसे याद रख सकते हो? कॉमन। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कैसे याद रखोगे? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली के 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कितनी भाषाएं जोड़ी गई? तो आप एक शब्द याद रखने का, कॉमन। कौन सा? कॉमन। ठीक है,
कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। क से कोंकणी, म से मणिपुरी और न से नेपाली। तीनों की तीनों भाषाएं कब जोड़ी गई थी? 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अब देखो इसके बाद एक संविधान संशोधन और होता है, बराणवा संविधान संशोधन। कौन सा? बराणवा संविधान संशोधन। और ये संशोधन कब होता है? 2003 में। कब होता है? 2003 के अंदर होता है। पहले हमने देखा था कि मूल रूप से 14 भाषाएं थी, अब 14 कौन कौन सी वो भी हमने देख ली थी, फिर 15 भी देख ली थी, फिर 15 के बाद 3 18 भी देख ली थी। और इस बराणवा संविधान संशोधन के द्वारा कितनी भाषाएं जोड़ी जाएगी? हमने देखा था 14 + 1 + 3 + 4। तो अब इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी जाएगी? 4 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 4 भाषाएं जोड़ी जाएगी। अब देखो 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी जाएगी? तो एक है बोडो, डोगरी, मैथिली और अगली है संथाल। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाल। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? बराणवा संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। अब देखो इसको आप कैसे याद रखोगे? इसको ऐसे भी याद रख लो, BO क्या हो गया? बो। अब DO क्या हो जाएगा? डो। BO बो, DO डो। फिर में से आप M से याद रख लेना और संथाली S। बोडो मास। आप इस तरीके से भी इन 4 को याद रख सकते हो, जिस तरीके से हमने पहले लिखा था कि कॉमन, ठीक है, वो भाषाएं 3 जोड़ी गई थी। अब बोडो मास, ये कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4 भाषाएं। तो कुल मिलाकर हमने कितनी पूरी की पूरी जो 8वीं अनुसूची थी, कौन सी, जिसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं। और 22 की 22 भाषाएं हम लोगों ने क्या कर ली है? पढ़ ली है। क्या कर ली है? पढ़ ली। तो आप एक बार फिर से देख लेना ताकि आपको ये 22 की 22 भाषाएं क्या हो जाए? याद हो जाए। अब देखो इसके बाद जो हमारी अगली अनुसूची आती है, कौन सी? अनुसूची 9वीं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में और मूल शब्द आते हैं, आपको एक ही तारीख याद रखनी है, 26 जनवरी 1950। और मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8, जो हमने पढ़ ली। अभी तक 8 हमने पढ़ ली। फिर इसके बाद देखिए 9वीं अनुसूची। कौन सी? 9वीं अनुसूची। और देखो ये जो 9वीं अनुसूची है, कौन सी? 9वीं अनुसूची। इस 9वीं अनुसूची पहले तो मूल रूप से 8 थी, तो फिर ये जोड़ी कब गई थी? सबसे पहला तो हमारे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो अब देखो ये जो 9वीं अनुसूची है, ये संविधान का सबसे पहला संशोधन हुआ। क्या होता है? संविधान का प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 1951। यानी कि भारतीय संविधान में जो सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था, वो सबसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये आपको याद रखना है, कई बार यहाँ से पूछ जाता है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। तो जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो कब जोड़ी गई थी?
प्रथम संविधान संशोधन हुआ। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। अब देखो 8 तक तो हमने पढ़ लिया था। फिर सारी पढ़ने के बाद एक पूरी की पूरी जो 12 अनुसूची उसको वापस रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको पूरा का पूरा याद हो जाए। अब देखो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि 9वीं अनुसूची है, इसमें किसका उल्लेख है? भूमि से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख। प्रावधानों का उल्लेख। अब भूमि से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है कौन सी अनुसूची में किया गया है? 9वीं अनुसूची। कौन सी में? 9वीं अनुसूची में किया गया है। और देखो ये जो 9वीं अनुसूची है, अब आप इसको किस तरीके से याद रखोगे? ऐसे समझ लो कि आपके पास कितने बीघा जमीन है, ऐसे भी याद रख लो कि आपके पास 9 बीघा जमीन। कितने बीघा जमीन है? 9 बीघा जमीन। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। जो 8वीं अनुसूची है कि आपको कैसे पता होगा 8वीं अनुसूची में क्या है, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि आपको कितनी भाषाएं बोलनी आती है? 8 भाषाएं। कितनी? 8 भाषाएं। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अगली जो हमारी अनुसूची आती है कौन सी? 10वीं अनुसूची। कौन सी? 10वीं। अब ये जो 10वीं अनुसूची कौन सी? 10वीं। और 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो 52वें संविधान संशोधन। जो 52वां संविधान संशोधन हुआ। इस 52वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 10वीं अनुसूची। अब देखो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी और 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो दल बदल। किसका उल्लेख है? दल बदल। क्या होता है कई बार जो दल बदल होते हैं तो उस दल बदली को रोकने के लिए किसको कौन सी अनुसूची बनाई गई थी? 10वीं अनुसूची बनाई गई। तो 10वीं अनुसूची में आपको क्या याद रखना है? दल बदल से संबंधित प्रावधानों को ले कौन सी अनुसूची में किया गया है? 10वीं अनुसूची में किया गया। समझ गए? अब देखो इसके बाद अगली जो हमारी अनुसूची आती है कौन सी? 11वीं अनुसूची। कौन सी? और ये कब जोड़ी गई थी? तो 73वां संविधान संशोधन। इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब आपको बताइए इसमें किसका उल्लेख है? ग्रामीण निकायों का उल्लेख। किसका? ग्रामीण अनुसूची में आपको पता ग्रामीण निकाय से संबंधित उल्लेख मिलता है। अब देखो ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1993। याद रखना है संविधान के सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था? 1951 में, जिसके द्वारा तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? अनुसूची 9वीं। फिर अगला जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था दल बदल से संबंधित कब हुआ था? 1985 के अंदर 52वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10वीं। और जो 11वीं अनुसूची कौन से में? 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। अब देखो इसमें किससे का उल्लेख है?
तो पंचायती राज व्यवस्था। किसका? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो ग्रामीण निकाय, कौन से बोल सकते हैं हम जिनको ग्रामीण निकाय, उन ग्रामीण निकाय से संबंधित उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में। तो इसी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया गया? उल्लेख किया गया। फिर कई बार आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय? ठीक है, तो 11वीं अनुसूची में जब विषय की बात आती है, विषय, तब आपको बताना है कि कितने विषय हैं। 29 विषयों का उल्लेख किया गया। कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची। जो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों का उल्लेख किया गया? तो 29 विषयों का उल्लेख किया गया। फिर इसके बाद देखिए अगली जो हमारी अनुसूची आती है, कौन सी? 12वीं अनुसूची। बारहवीं अनुसूची, ठीक है। इस 12वीं अनुसूची ये कब जोड़ी गई थी? तो जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, और 74वां भी कब हुआ था? 1993 में हुआ था। और 1993 में जब 74वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो जो यदि आपसे पूछ जाए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है, तो आप कितनी बताओगे? 12। और यदि मूल रूप से पूछ जाए तो कितनी बताओगे? 8। कितनी बताओगे? 8। अब देखो इस 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? जिस तरीके 11वीं में ग्रामीण निकाय, तो 12वीं में किसका हो जाएगा? शहरी निकाय। किसका? जैसे नगर पालिका है, नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, इन सब का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 12 में इन सब का उल्लेख मिलता है। अब देखो वही बात, फिर यहाँ से भी आपसे पूछ जाए कि कुल कितने विषय हैं, तो इसमें कुल कितने विषय बताओगे आप? 18 विषय बताओगे। कितने विषय बताओगे? 18 विषयों का उल्लेख किया गया। कौन सी अनुसूची में? 12वीं अनुसूची। तो ये जो हमारा अनुसूची वाला चैप्टर था कंप्लीट होता है। अब एक बार आप अनुसूची 1 से लेकर 12 तक सारी की सारी वापस ध्यान से सुनोगे, ताकि आपको एक ही वीडियो में क्या हो जाए? याद हो जाए। क्या हो जाए? याद हो जाए। और यदि आपने ध्यान से सुना है तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अनुसूची से आने वाला क्वेश्चन कभी गलत करोगे नहीं। अब देखो जो सबसे पहली अनुसूची मैंने आपको बताया था, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? जो भी भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उन्हीं के बारे में सोचना है। तो जो कोई भी पूछ जाता है कि आप भारत में रहते हो, बताओ भारत में कुल कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो पहली अनुसूची में किसके बारे में उल्लेख किया गया है? तो भारत के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनका उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में? 1 में। अनुसूची 2 में दूसरा काम आपको क्या करना है? प्रशासन चलाने के लिए आपको अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी, और अधिकारी जब आएंगे तो उनको क्या देना पड़ेगा? वेतन भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? वेतन। तो दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? वेतन भत्तों का। फिर वेतन आप दे रहे हो, फिर आपको ये कैसा पता चलेगा जिन लोगों को आपने काम पर रखा है वो काम सही तरीके से कर रहे या नहीं कर रहे? इसकी जानकारी के लिए आपका तीसरा काम कौन सा हो जाएगा? शपथ। कि भाई आप शपथ लो कि मैंने आपको जो ये काम करने के लिए कहा है, आप उस काम को सही तरीके से करोगे। तो पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख, दूसरी में वेतन भत्तों का, तीसरी में शपथ का उल्लेख, और जो हमारी चौथी अनुसूची, तो आपको क्या बनना है? मंत्री बनना है। और मंत्री बनने के लिए आपको कितनी सीटें चाहिए? 4। और 4 सीटों से ऐसे याद रखना चौथी अनुसूची। अब सीटों का आवंटन, सीटें किसकी होगी भाई? तो आपको पता है कि राज्यसभा। कौन सी में? राज्यसभा के अंदर जो राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के अंदर जो सीटों का आवंटन किया गया, कौन सी अनुसूची के द्वारा किया गया है? अनुसूची 4 के द्वारा।
फिर अनुसूची 5 जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में प्रशासन चलाने के संबंधित उल्लेख कौन सी में? 5वीं। अनुसूची 6 और अनुसूची 6 यानी कि 6 तारीख को आपको कहाँ जाना है? भारत के 4 राज्यों में घूमने के लिए जाना है। अभी तो लॉकडाउन है तो आप बैठकर अपनी तैयारी कीजिए, लेकिन उसके बाद आपको 4 राज्यों में जाना, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ये जो 4 राज्य हैं, 4 राज्यों में जो अनुसूचित जाति है और जनजाति उनसे संबंधित क्षेत्रों में प्रशासन चलाने का उल्लेख कौन सी में किया गया है? अनुसूची 6 में। फिर आप घूमने के लिए सब साथ जाओगे, 7 का मतलब 7वीं अनुसूची, और जब साथ जाओगे, ज्यादा साथ रहोगे तो फिर क्या होगी? फिर लड़ाई होगी। क्या होगी? लड़ाई। और जब लड़ाई हो जाएगी तो क्या होगी? भी बंटवारा होगा। अब बंटवारा किसका होगा? शक्तियों का बंटवारा होगा। अब शक्तियां किसकी? तो वो हमने देखा था कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा, उसका उल्लेख संविधान की कौन से अनुसूची में मिलता है? अनुसूची 7 के अंदर मिलता है। कौन से मिलता है? अनुसूची 7 में मिलता है। अब जो शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों का उल्लेख भी कौन सी में मिलता है? 7वीं अनुसूची में। फिर अगली जो हमने पढ़ा था 8वीं अनुसूची, इस 8वीं अनुसूची में किसका? 22 भाषाओं का उल्लेख है। और मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं, जो हमने पढ़ ली थी। कौन कौन सी 14 भाषाएं थी? फिर इसके बाद 21वां संविधान संशोधन 1967 जिसके द्वारा कौन सी भाषा? एक 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। फिर उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। जो कौन कौन सी जोड़ी गई थी उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। फिर 9वीं अनुसूची भूमि से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख, आपके पास कितने बीघा जमीन है? तो 9 बीघा जमीन, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। फिर और 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? संविधान का सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, जिसके द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? अनुसूची नंबर 9। फिर अगली है 10वीं अनुसूची। अब 10वीं अनुसूची तो 10 बहाने करके ले गई थी, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। 10 बहाने करके ले गई दिल, यानी कि दल बदल, ठीक है। तो दल बदल से संबंधित जो उल्लेख है, प्रावधान है, कौन सी अनुसूची में मिलता है? 10वीं अनुसूची में। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में? तो आप क्या बताओगे? 52वां संविधान संशोधन 1985 जिसके द्वारा ये संविधान में जोड़ी गई थी। फिर आती 11वीं अनुसूची और 11वीं 73वां संविधान संशोधन 1993 जिसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसके अंदर ग्रामीण निकाय से संबंधित यानी कि पंचायती राज से संबंधित उल्लेख है, जिसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। फिर 12वीं अनुसूची जो शहरी निकाय से संबंधित है, शहरों के अंदर नगर पालिकाएं, नगर निगम वगैरह होती है, उनका उल्लेख है। और इसमें कुल कितने विषयों का उल्लेख है? तो 18 विषयों का उल्लेख किया गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी की सारी अनुसूचियां याद हो गई। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है? वो आपको कहने की आवश्यकता है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जो हमारा चैनल है उसको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, ताकि जो हमारा अगला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए, ताकि आप बिना टाइम वेस्ट किए आप क्या कर सकते हो? अपनी पढ़ाई को और भी मजबूत कर सकते हो। तो देखो, हम जो हमारी पूरी टीम है वो सब आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी हमें क्या करो? सहयोग दो। और आपका प्यार, हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करें तो फिर आपका भी तो प्यार पूरा मिलना चाहिए। तो इसमें आप कंजूसाई बिल्कुल ही मत कीजिए। तो आपको क्या करना है? लाइक और शेयर, और यदि आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। धन्यवाद।